Hello students, myself G.S. Chauhan, Senior Botany Faculty CLC सीकर। हम लोगों ने साइटोलॉजी स्टडी की और उस पर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किए। नाउ हम लोग न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं, केंद्रक। हमारा लेक्चर 22 है। तो केंद्रक के लिए क्या कहा जा सकता है? कहते हैं केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका नियंत्रक अच्छा, सेल में एनसीईआरटी में सबसे पहली लाइन में ये बात लिखी है, केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब एनसीईआरटी ने लिखा है तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, कोशिका का अंग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कोशिका का नियंत्रक माना गया है, कंट्रोलर ऑफ द सेल माना गया है, ये ब्रेन ऑफ द सेल माना गया है, क्योंकि सारी एक्टिविटी को यही रेगुलेट करता है, यही कंट्रोल करता है। इसे सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। अच्छा, प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक नहीं होता, लेकिन उसके केंद्रक को हम कहते हैं केंद्राभ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ऑइड शब्द आने का मतलब होता है कि वो सत्य नहीं है, केंद्रक नहीं है, केंद्रक जैसा है, इसीलिए उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो लिख सकते हैं प्रोकैरियोट कोशिका में सत्य केंद्रक नहीं है, लेकिन इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि केंद्रक की खोज किसने की। इसे सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा मछली के ब्लड रक्त कोशिका में
देखा गया, लेकिन वो ठीक से इसको समझ नहीं पाए एग्जैक्टली ये है क्या। लेकिन खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन अर्लियर 1831 को जाता है, जिन्होंने केंद्रक को एक प्लांट होते हैं एपीफाइट्स, ऑर्चिड भी कह सकते हो, पौधों की जड़ों में देखा था या खोजा था। ये एक साइंटिस्ट हुआ है हैमरलिंग। अगर मैं उसका जिक्र न करूं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो साइंटिस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियस के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस केंद्रक की विभिन्न उपापचय क्रिया का नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रक है, लेकिन इसे बताया किसने? इसे एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट था हैमरलिंग। इस साइंटिस्ट ने एसिटाबुलेरिया, एक हरी शैवाल होती है, जैसे अम्ब्रेला शैवाल भी कहते हैं, वहाँ पर स्टडी की और एक्सप्लेन किया कि कोशिका का जो नियंत्रक है वो केंद्रक ही है। तो कह सकते हैं हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया हरी शैवाल पर अध्ययन कर बताया कि केंद्रक ही कोशिका का नियंत्रक होता है। कोशिका का नियंत्रक होता है, कोशिका का नियंत्रक होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी उपस्थिति कहाँ है, केंद्रक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उपस्थिति सभी यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित लेकिन
आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं तथा फ्लोएम की चालनी नलिका में अनुपस्थित होता है। ओबियसली प्रोकैरियोट में तो ये होता ही नहीं है, तो ये उसकी उपस्थिति की बात हो जाती है। अब हम बात करेंगे आकार की। आकार, इसका साइज क्या है? तो साइज के लिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो वेरिएबल विविधता दर्शाता है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह अलग अलग आकार का हो सकता है। औसत आकार 5 म्यूएम से 25 म्यूएम तक होता है। ऐसे सबसे ये कहा जाता है ईस्ट में सबसे छोटा केंद्रक होता है, जबकि राना टिग्रीना जिसे इंडियन फ्रॉग कहते हैं उसमें सबसे बड़ा केंद्रक पाया जाता है। आकार की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आकृति, शेप। ये तो शेप की कहानी में क्या है? तो शेप की कहानी को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये नॉर्मली तो राउंडेड स्फेरिकल गोल अंडाकार होता है, लेकिन इनकी आकृति भी अलग अलग हो सकती है। सामान्यतः यह गोल अंडाकार होते हैं, लेकिन इनकी आकृति विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग हो सकती है। कैसे? जैसे किडनी की आकृति पैरामीशियम में होती है। पालीवत केंद्र कहाँ होते हैं? पालीवत मतलब लोब्ड। केंद्रक WBC श्वेत रक्त कणिका में पाए जाते हैं।
ऐसे। एक वर्टिसेला सेल होती है, वर्टिसेला, कभी क्वेश्चन तो नहीं बना, लेकिन उसमें हॉर्सों से, घोड़े की नाल की तरह ये केंद्रक की आकृति पाई जाती है। अब हम इनकी संख्या की बात करते हैं। संख्या, नंबर, आखिर किस सेल में कितने नंबर होते हैं, ये तो कहा जाता है सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन दो केंद्रक पैरामीशियम में पाए जाते हैं, होते हैं। और भी डिटेल में बात करें तो इनका बड़ा केंद्रक उपापचय क्रिया में भाग लेता है, जबकि छोटा केंद्रक आनुवांशिक क्रिया में भाग लेता है। नॉर्मली देखा जाए तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो वहाँ किडनी की आकृति के दो केंद्रक होते हैं, और उनमें एक जो बड़ा है वो उपापचय क्रिया में भाग लेता है, जबकि दूसरा आनुवांशिक क्रिया में भाग लेता है। अब एक शब्द यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है, बहु केंद्रकीय अवस्था या मल्टी सेल्यूलर अवस्था, ये किसे कहते हैं और इसे हम कैसे स्टडी करते हैं? जब एक कोशिका में दो से अधिक केंद्रक होते हैं, तब इन्हें मल्टीसेलुलर सेल
मल्टी सेल्यूलर सेल या बहुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। अब इस बहुकेंद्रकीय अवस्था को हम दो शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं। एक सिनोसिटिक होती है और एक सिंसाइटियम। सिनोसिटिक एंड सिंसाइटियम। सिनोसिटिक अवस्था कायदे से हमें मिलती है, इसे प्लांट के केस में पढ़ते हैं, और सिंसाइटियल जो कंडीशन है वो एनिमल का करेक्टर माना गया है एक ऑर्डिनरी कंसेप्ट में। लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इस सिंसाइडियम शब्द को कोकोनट मिल्क में यूज किया है। तो समझे, बहुकेंद्रकीय कोशिका निम्न दो शब्दों से अध्ययन होते हैं। कैसे? पहला, सिनोसिटिक। ये सिनोसिटिक वास्तव में क्या होता है कि जब एक ही केंद्रक बार बार डिवाइड होता है और फिर वो मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट अवस्था में बदल जाता है, तो इसे हम सिनोसिटिक अवस्था कहते हैं। यह सामान्यतः पादप कोशिका में माना जाता है। जैसे फाइकोमाइसिटीज कौन है? कवक। इसमें आते हैं राइजोपस है, म्यूकर है, उनमें। तथा बाउचेरिया एक शैवाल है, इनमें सिनोसिटिक अवस्था हम मानते हैं। ये भी बहुकेंद्र की अवस्था है। अब एक होता है सिंसाइटियम। ये सिंसाइडियम क्या होता है? ये भी बहुकेंद्र की अवस्था है, लेकिन ये शब्द जो है नॉर्मली हम लोग एनिमल के केस में रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। सिन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। साइडियम का कहीं ना कहीं मतलब है साइटोप्लाज्म। जब एक से ज़्यादा सेल के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म तो फ्यूज होते हैं, लेकिन केंद्रक उनके फ्यूज नहीं होते, इसीलिए बहुकोश की अवस्था उनमें बन जाती है। यह सामान्यतः जंतु कोशिका की अवस्था मानी जाती है, जैसे
स्ट्रिएटेड मसल्स, स्तरित स्ट्रिएटेड मांसपेशी, ऐसे। इसके बाद में कुछ लेटेक्स सेल भी होती हैं, लेटेक्स कोशिका, और उसके बाद में एस्कैरिस की एपिडर्मिस, ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसके अंदर, नारियल के तरलीय भ्रूणपोष से मतलब एंडोस्पर्म में भी यह होती है। यह अवस्था नारियल के तरली भ्रूणपोष में भी कंसिडर की गई है। तो ये बहुकेंद्र की अवस्था बताई जाती है। मतलब हमने अभी इसकी खोज, इसकी उपस्थिति, इसके आकार, इसकी आकृति और इसकी संख्या की बात करी है। केंद्रक कहाँ कहाँ कैसे होते हैं। एक बार हम लोग पोजीशन समझ लेते हैं। केंद्रक की स्थिति, क्योंकि ये भी खास है कि स्थिति मतलब पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, आखिर इनकी पोजीशन कैसे होती है, इसको समझें तो जंतु कोशिका में यह कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में पादप कोशिका में रस रिक्तिका होने से जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य के परिधीय पेरिफेरल भाग में होता है। ओके, इसमें जैसे एक वो होती है एपिथेलियम, जिसे हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, खंबाकार उपकला, उसके आधारीय भाग में केंद्रक होता है। ये उसका यूनिक कैरेक्टर है। तो कह सकते हैं खंब उपकला या कॉलमनर एपिथेलियम, इसे हम कहते हैं
खम्भ उपकला में यह कोशिका के आधारीय भाग में होता है। आधारीय भाग में होता है, ऐसे। तो ये इनकी कहीं ना कहीं पोजीशन है। अब हम लोग कुछ और सेगमेंट पर बात करेंगे। ये इनकी पोजीशन भी हो गई, संरचना भी हो गई, आकार हो गया, आकृति हो गई, है ना, ऐसे। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये काफ़ी खास है स्ट्रक्चर इसका। तो हम एक एक करके सारी बातें स्टडी करेंगे। आपको याद हो दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी कि आखिर एक प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस को 4 पार्ट्स में बांटा गया था। एक था उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक था उसका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, और नेक्स्ट था क्रोमेटिन। हमने कहा भी था कि क्रोमेटिन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आज अब वो समय है कि हम क्रोमेटिन को अच्छे से डिटेल में पढ़ें। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना। ठीक है, बड़े अच्छे से समझना है। देखें, केंद्रक में राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो हम भी थोड़ा इसका स्फेरिकल शेप दें, ऐसे। अब इसमें कुछ ऐसे अच्छे से बनाएं, ये आगे भी हमारे बहुत काम आएगा। ये इसमें इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं, ऐसे। जहाँ पर ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पोर कहलाता है, जहाँ इनमें फ्यूजन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये है न्यूक्लियर पोर। इसे ऑक्टागोनल होता है, 8 प्रोटीन कणों से मिलकर बना होता है। ओके, अब यहाँ हम एक और ख़ास संरचना बनाने जा रहे हैं जो इसकी ER को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे
ये इसकी सिस्टर नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल बताया जाता है ये पोर। कुछ इस तरीके से ये पोर होते हैं, ऐसे डिफरेंट शेप के होते हैं। ऐसे ये पोर है, ये इसमें पोर हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ हम इसमें न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस है, इस पर कोई भी झिल्ली प्रेजेंस नहीं होती। अब इसमें कुछ धागे नुमा आपको संरचना नज़र आते हैं। ये संरचना इसका क्रोमैटिन मटेरियल लाइक दिस, ऐसे। अब इनमें एक और ख़ास बात है कि कुछ पॉइंट पर हमें डार्क सेगमेंट बनाना होगा, क्योंकि जो डार्क होंगे वो हमारे लिए हेटेरोक्रोमैटिन का काम करेंगे और जो लाइट स्ट्रक्चर होंगे वो यूक्रोमैटिन का काम करेंगे। एक और बात कही जाती है कि हेटेरोक्रोमैटिन ज़्यादातर पेरिफेरल रीजन में पाए जाते हैं, परिधीय भाग में पाए जाते हैं, ऐसे। ये अब इसमें एक ब्लैब लेयर की भी बात करी जाती है जो इनर मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का कार्य करती है। ये इस तरीके से इनर सरफेस पे पाई जाती है। ओके, तो ये आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इस न्यूक्लियस की आउटर सरफेस पर हमें राइबोसोम नज़र आएंगे। ये राइबोसोम कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन प्रेजेंस ज़रूर होते हैं, और ये भी 80S राइबोसोम। ये इनका होना ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं ER का ओरिजिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ओरिजिन ER से है। यहाँ पर भी हमें राइबोसोम की लेयर नज़र आती है। क्यों? क्योंकि ये हैं RER हैं, तो राइबोसोम डेफिनेटली प्रेजेंस होंगे इनकी आउटर सरफेस पर। अब हम एक एक करके इन पर डिस्क्रिप्शन देते हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है RER, कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका ल्यूमेन हो जाएगा। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों को कंबाइंडली हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे। इसी को हम न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और ये कहलाएगा न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ऐसे।
ऐसे। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 600 एंगस्ट्रॉम लगभग में, चलो इसी को कंसिडर करते हैं। 600 से वैसे तो 1000 तक जाता है। तो ये इसके बाद में यहाँ पर है न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, इसमें एक लेयर और बात कर लेते हैं। ये ब्लैब लेयर है। ब्लैब लेयर ये इनर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है ऐसे। अब ये जो चीज़ हम देख रहे हैं इसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक द्रव्य है। इसे खोजने वाला साइंटिस्ट था खोज स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसे डिस्कवर किया है। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस। हम इसे केंद्रिका नाम देंगे, है ना। इनके लिए खास बात क्या है? इनके लिए खास बात है कि केंद्रक में झिल्ली रहित संरचना है। ये झिल्ली रहित संरचना है। इसे खोजने वाला साइंटिस्ट था खोज फॉन्टाना के द्वारा इनकी खोज की गई। ये अब बात आती है क्रोमेटिन मटेरियल की। तो ये जो बाहर का डार्क रीजन है ये है हेटेरोक्रोमेटिन। ये क्या है? गहरा लाल रंग। और कैसे हैं? निष्क्रिय ऐसे। अंदर जो हम देख रहे हैं ये है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होते हैं? हल्के लाल रंग। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक डाई से अभिरंजित किया जाता है। डाई में मैंने बताया भी था कि इसे एसिटोकार्बन या फ्यूजन से अभिरंजित करते हैं और उसके बाद हम इनके बारे में समझते हैं। यहाँ अब इसमें हम देखें तो हल्की लाल रंग है, सक्रिय एक्टिव होते हैं। सक्रिय भाग कहा जाता है कि इनमें कम सघनता होती है, डेंसिटी कम होती है, विरल फॉर्म होता है, जीन एक दूसरे से थोड़ा अलग होती है, डीएनए ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होता। इसीलिए यूक्रोमेटिन में एक्टिव होने की वजह ये बताई जाती है कि इनके द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। जब भी एमआरएनए बनेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा और इससे उपापचय क्रियाएं संपन्न होंगी। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन भाग है उससे आरएनए तो बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर आरएनए टीआरएनए या आरआरएनए के फॉर्म में होते हैं। इसलिए हम इसे हेटेरोक्रोमेटिन कंसीडर करते हैं। ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, डीएनए ज़्यादा कंडेंस्ड होता है और इस वजह से वो गहरा रंग भी देता है।
इन दोनों को कंबाइंडली हम कहेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ये। अब इसकी खोज किसने की? खोज फ्लेमिंग। इसका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बेसिक डाई से अभिरंजित किया था, मतलब इसे एसिटोकार्बन से अभिरंजित किया था, और उसके बाद हम इसे केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं। केंद्रक झिल्ली ऐसे ये। और ये कौन है? ये आउटर मेम्ब्रेन और आरईआर के ऊपर ये है 80S राइबोसोम। तो राइबोसोम बाहरी झिल्ली पर भी होते हैं और आरईआर के ऊपर भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो हम बोर्ड पर इस टाइम देख रहे हैं। अब हम इसकी फर्दर डिटेल स्टडी में चलेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बाद इसकी डिटेल स्टडी। इसमें 4 कंपोनेंट हो गए, ध्यान रहे। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, एंड थर्ड इज केंद्रिका, एंड फोर्थ इज क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन। याद करो, हमने यही उसमें देखे थे जब हमने टेबल की स्टडी करी थी, तब हमने कहा था कि न्यूक्लियस में 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं केंद्रक की संरचना ऐसे। इसमें निम्न 4 घटक पाए जाते हैं। वो कौन कौन से घटक हैं साहब? वो जो 4 आप देख रहे हो। अब हम पहला लेते हैं। पहला जो घटक है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे। इसे केंद्रक का बाहरी आवरण माना जाता है। जो दोहरी झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। से बना होता है।
डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसे न्यूक्लियोलेमा न्यूक्लियोथीका नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बाहरी केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह पर SCS राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, चूँकि मेम्ब्रेन है तो केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही होगा, वो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी है, तो वो चीज़ों बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब है आंतरिक झिल्ली पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, दोनों झिल्लियों के मध्य अंतरझिल्ली अवकाश झिल्ली अवकाश मतलब पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात है। अब इसी में खास संरचना की बात की जाए जो है केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र न्यूक्लियर पोर। तो एनसीईआरटी ने क्लियर कट कहा है कि जो दोनों झिल्ली जिस जगह पर आपस में जुड़ जाती हैं, कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ न्यूक्लियर पोर का निर्माण होता है। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? न्यूक्लियर पोर की वजह से ही केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्टिविटी शो करते हैं, जहाँ पर वो प्रोटीन और आरएनए को एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। इसके अलावा ये चूँकि एक्टिविटी होती हैं तो दोनों ही
सब्सटेंस को, चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म हो चाहे साइटोप्लाज्म हो, दोनों को ही एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये न्यूक्लियर पोर हेल्पफुल होता है। और केंद्रक झिल्ली होने के कारण यहाँ पर दोनों ही द्रव्य, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो चाहे साइटोप्लाज्म हो, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो हम ये लिखना चाहेंगे, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्लियों के आपस में जुड़ने वाले स्थानों पर केंद्रक छिद्र बनते हैं। छिद्र बनते जो केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य में पदार्थों के विनिमय में सहायक, जैसे प्रोटीन तथा आरएनए, जो जीव द्रव्य और प्रोटीन में विनिमय स्थापित करते हैं। ऐसे अब इसमें और बात की जाए तो कुछ इस तरीके से, यहाँ केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को एक दूसरे से अलग अलग रखती है। ऐसे रखती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो केंद्रक की जो संपूर्ण सतह होती है उसका लगभग 10% सरफेस एरिया को कवर करते हैं। तो कह सकते हैं केंद्रक छिद्र केंद्रक झिल्ली के लगभग 10% सतह में पाए जाते हैं। केंद्रक छिद्र
सामान्यतः ऑक्टागोनल अष्टफलकीय ऑक्टागोनल प्रोटीन से निर्मित संरचना है। ऐसे ऑक्टागोनल होते हैं। इसको एनुलस भी कहते हैं। केंद्रक या इन्हें एनुलस भी कहा जाता है क्योंकि इसी जगह से ये ओपन होते हैं और केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में एक जीव द्रव्यीय विनिमय को स्थापित करते हैं। आरएनए केंद्रक द्रव्य में निर्मित होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं। कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन साइटोप्लाज्म से केंद्रक में आती। तो ये व्यास की मैंने तुमसे बात की है जो 600 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो सकता है, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम तक ही जा सकता है ऐसे। तो ये केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियर पोर की बात है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा जा सकता है। केंद्रक झिल्ली एवं RER केंद्रक विभाजन के समय एक दूसरे में शरीर में परिवर्तित होते हैं, इंटरकन्वर्जेबल होते हैं। जैसे लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन टेलोफेज में दोबारा से रीअपीयर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका इंटरकन्वर्जेबल है, इंटरचेंज है, ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। एक हर्टविंग साइंटिस्ट हुए, उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खोजा भी है, डिस्कवर किया, अध्ययन किया, लेकिन अब इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इसकी बात नहीं करी गई है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो विकसित केंद्रक का लक्षण है, सिम्टम है। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ही बात करते हैं। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, न्यूक्लियोलस की। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। न्यूक्लियर पोर पर जो सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और हम बात करेंगे क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल का मतलब है क्रोमोसोम का प्रारंभिक स्वरूप। यही क्रोमैटिन पदार्थ संघनन की प्रक्रिया करते हैं और
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में यह संघनित क्रोमैटिन गुणसूत्र और क्रोमैटिड में बदल जाते हैं। मतलब सरल भाषा में ये समझ सकते हो कि क्रोमैटिन ही बाद में गुणसूत्र यानी क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और ये इनका इंटर कन्वर्जेबल है। इंटरफेज में जब तक रहेंगे, अंतरावस्था में रहेंगे, तब तक क्रोमैटिन के रूप में रहेंगे। मेटाफेज अवस्था में ये विकसित गुणसूत्रों के रूप में बंट जाते हैं। ऐसा रूपांतरण इसलिए होता है जिससे कि गुणसूत्रों के जरिए समान मात्रा में डीएनए को दो पुत्री कोशिकाओं में बांटा जा सके। अगर ये गुणसूत्र निर्माण नहीं होगा तो जीनोम या डीएनए का बराबर पुत्री कोशिकाओं में वितरण संभव नहीं होगा। इसीलिए ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन और ये क्रोमैटिन मटेरियल फॉर्मेशन ये सब ज़रूरी होता है, नेसेसरी प्रोसेस है। इनकी डिटेल और भी हम स्टडी आगे करने जा रहे हैं। क्रोमोसोम को भी हम लोग इसी जगह स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस भी काफ़ी इस पर बनते हैं तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर।